स्वागत है आपका आज की बेहतरीन क्लास में। आज का हमारा विषय रहेगा प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उद्देशिका या प्रस्तावना हम किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उद्देशिका आप देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है जो संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करें। संविधान किन उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया है, उन उद्देश्यों को बताने वाला कौन होती है? प्रस्तावना या उद्देशिका। तो अब प्रस्तावना नाम इसका क्यों रखा गया? प्रस्तावना इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रस्तावना। और संविधान के उद्देश्यों को बताने की वजह से इसका नाम क्या है? उद्देशिका। तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया। संविधान निर्माताओं ने कहाँ से सोचा कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार कहाँ से आता है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका ही सर्वप्रथम ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना का उपयोग किया। हमारे संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों के साथ हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। अब बात आती है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। प्रश्न दो प्रकार के आते हैं। पहला, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, और दूसरा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो हम देखते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका या प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है, जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। उद्देश्य प्रस्ताव जिस पर हमारी प्रस्तावना आधारित है, किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कब प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, और अंगीकृत इसे कब किया गया। तो डेट हमें याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। और उद्देश्य प्रस्ताव कितने दिन बाद प्रस्तुत हुआ? 4 दिन बाद, यानी 13 दिसंबर को। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? किसने प्रस्तुत किया था? हम देख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे अंगीकृत कब किया? इसे हमने कब अपनाया? तो हमने इसे अपनाया, अंगीकृत किया 22 जनवरी 1947 को। अब देखते हैं कि प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है। संविधान के बारे में क्या बताती है, नागरिकों के बारे में क्या बताती है, शक्ति का स्रोत क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है। तो राज्य एवं व्यक्ति के मध्य जो संबंध है, उनकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है। सबसे पहले राज्य के बारे में देखेंगे हम, तो हमें पता चलता है कि राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है। इस बात का पता हमें प्रस्तावना से ही पता चलता है। और राज्य की प्रकृति क्या है, क्या यह राजतंत्र है या यह लोकतंत्र है या यह गणतंत्र है, समाजवादी है या साम्यवादी है। ओके, तो शक्ति का स्रोत क्या है? इन शब्दों से पता चलता है कि हम भारत के लोग अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों से क्या पता चलता है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता, यानी हम भारत के लोग ही व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा के बारे में प्रस्तावना हमें क्या बताती है। तो व्यक्तियों को क्या क्या मिलेंगे, नागरिकों को बताया गया, ये बात ध्यान रखना है। प्रस्तावना में क्या अंकित है? नागरिक, ना कि व्यक्ति। तो केवल संविधान, हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें ये चीज़ें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। तो क्वेश्चन पेपर में सीधा आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, या कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है, कितनी प्रकार की समता बताई गई है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। समता 2 प्रकार की बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बताई गई है। आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो ये हम देख चुके हैं। पहला उद्देश्य है लोगों में समानता लाना। दूसरा उद्देश्य है सभी लोगों को न्याय प्रदान करना। कैसा न्याय? हमने देखा था 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके अलावा स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं। तो हमें याद रखना है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? बस एक बार। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और इस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या बदलाव किए गए? पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी।
दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। जो हमने ऊपर देखा था कि हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है, हमारा राज्य कैसा है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। तो ये कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या बदलाव किए गए। तो 3 शब्द प्रस्तावना में नए शामिल किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बस 3 शब्द शामिल थे। हमारा शासन कैसा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था हमारा देश, लोकतांत्रिक शासन था और गणराज्य था। लेकिन बाद में ये 2 चीज़ें शामिल कर गई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान के लागू होने के बाद कई बार यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने निर्णय दिए हैं। तो हम उन्हीं निर्णयों को अब देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार रहे हैं कि यह संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखेंगे हम। पहली बार बेरुबारी वाद, जो कब आया था? 1960 में। आप नोट कर लेना, 1960 में आया था बेरुबारी वाद। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसे अस्वीकृत कर दिया गया इस बात को। दूसरी बार हम देखते हैं 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और अगर संविधान का भाग है तो हमें पता ही है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 यह कहता है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसद संशोधन कर सकती है। तो अगर प्रस्तावना भी संविधान का भाग है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारतीवाद कब आया था? 1973 में। उसके बाद ही हम देखते हैं कि 1976 में इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके बाद SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी बात को दोहराया। ओके, अब हम कुछ कथन देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? जन्म कुंडली या जन्मपत्री किसने कहा? KM मुंशी ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ये क्वेश्चन अक्सर हम गलत कर देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। संविधान की आत्मा, देखो, संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को किसने कहा है संविधान की आत्मा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि प्रस्तावना गैरवाद योग्य है। इसका मतलब क्या है? हम न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दे सकते इसमें जो लिखा है उसे। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमें यह समानता नहीं मिली, हमें सामाजिक न्याय में नहीं मिला, हमें राजनीतिक न्याय नहीं मिला, तो हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ना ही यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो देखते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम भारत के लोग लाइन से हमें क्या पता चलता है? जब भी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इन बातों को हमारे अपने दिमाग में दोहराना है। हम भारत के लोग शब्दांश से क्या, वाक्यांश से क्या पता चलता है कि शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। इन शब्दों से क्या पता चलता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की शासन की प्रकृति क्या है, हमारा शासन कैसा है। इसके बाद नागरिकों को हम क्या उपलब्ध कराना चाहते हैं? ये प्रस्तावना के उद्देश्य हैं कि नागरिकों को क्या उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। यह है उद्देशिका के उद्देश्य। न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये तारीख आपको याद रखनी है। संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। तो आज हमने देखा प्रस्तावना हमें क्या बताती है, प्रस्तावना का असल मीनिंग क्या है। मिलते हैं एक और नई बेहतर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।